भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये टॉपिक बीए पार्ट 3 का है। इसके अलावा ये कंपटीशन में आईएएस, आरएस, नेट, रीट इनमें भी उपयोगी है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वहाँ पे ये काम में आता है। जीके में भी इस टॉपिक से कई क्वेश्चन आते हैं। मैं मोहर सिंह मीना जो इस टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, व्याख्यान दूंगा, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज में इतिहास का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो अब बच्चों हम आरंभ करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन है ना, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का भारत में जो आगमन है उसका क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। जबकि जो यूरोप में जो कंपनियों की जो स्थापना हुई उसमें सबसे पहले पुर्तगालियों ने किया, फिर अंग्रेज़ों ने किया, फिर डचों ने किया, फिर फ्रांसीसियों ने किया। तो यूरोपीय कंपनी के आगमन को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि पुर्तगाली पुत्र, अड्डा, डेड, वसा, मतलब पुत्र पुर्तगाली, अड्डा अंग्रेज, डा डच और डेनिश और फिर फ्रांसिस। तो सबसे पहले आने का क्रम इस तरह से रहा। इसको आप इस चिन्ह से भी समझ सकते हैं इनको। तो ये कंपनियों का आगमन रहा। अब इसको आगे हम देखें तो जो यूरोपीय कंपनियां रहीं जो भारत में आने का, वो किस तरह से आई, क्या उनका क्रम रहा, इसको देखें। तो इस रूप में हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो क्यों आई। तो जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन का जो मुख्य उद्देश्य था वो व्यापार था, व्यापार करने के लिए आई। और इनमें सबसे पहले पता ही है पुर्तगाली हैं। तो हम सबसे पहले पुर्तगाली को ही लेंगे कि पुर्तगाली जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो कब आई भारत में। तो यूरोपीय पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले भारत में 17 मई 1498 को जलमार्ग से पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आया और ये पश्चिमी तट पर कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। वहाँ इसका स्वागत हिंदू शासक जमोरिन ने किया और उसे व्यापार करने की सुविधा दी। ये भारत में पुर्तगाल से चलकर अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगाता हुआ आया था। इसको भारत पहुंचने में मदद अब्दुल मलिक नामक एक अरब व्यापारी ने मदद की थी। भारत आने पर इसका विरोध भी हुआ, मुख्य रूप से अरब व्यापारियों ने किया। क्यों किया कि अरब व्यापारियों का स्थल व्यापार पर नियंत्रण था और वो जिनेवा, वेनिस इनके माध्यम से इटली और इटली के माध्यम से पूरे यूरोप में व्यापार करते थे। उसको नुकसान हो गया था, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। उस जो अरब थे उन पर उनकी जगह इन्होंने जलमार्ग की खोज करना आरंभ क्यों किया। इसका कारण था कि उस दुनिया पर 1453 में तुर्की का अधिकार हो गया, इसलिए जलमार्ग अवरुद्ध हो गया। तब इन जलमार्ग की खोज की और जलमार्ग की खोज का प्रयास पहले कोलंबस ने किया जो वेस्ट इंडीज़ पहुंच गया 1492 में। बाद में ये वो स्पेनी था और ये पुर्तगाली था, ये कालीकट पहुंच गया। इसके बाद दूसरे यात्री पेड्रो अल्वारेज आया 1502 में। फिर 1502 में आखिरी में ये दोबारा आया और कुछ व्यापारिक बस्तियां कोचीन में इसने वास्को डी गामा ने बसाई। और 1503 में अल्बुकर्क आया जिसने कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। पहला पुर्तगाली गवर्नर 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बना और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति लागू की, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसके तहत ये था कि पुर्तगालियों को समुद्र के आसपास ही विस्तार करना चाहिए, वहीं अपनी सेना रखनी चाहिए। भारत के अंदर अपनी सेना या अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास इतनी सेना नहीं है कि अंदर के राज्यों को हराया जा सकते। इसलिए उसने सिर्फ समुद्र के तट पर ही नियंत्रण रखने की कोशिश की। 1505 से 9 तक वो गवर्नर रहा। उसके बाद गवर्नर 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो पहले अधिकारी रूप में रह चुका था,
वो आया और उसने 1509 से 1516 तक वो रहा भारत में, और उसने भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक स्थापना की। उसने अल्मेडा की नीले पानी की नीति को छोड़ दिया, उसकी जगह 2 नीतियाँ लागू की। एक तो भारतीय महिलाओं से विवाह करना और एक भारतीयों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाना, क्योंकि वो मानता था कि ईसाइयों की संख्या और पुर्तगालियों की संख्या कम है, इस माध्यम से उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। और नीले पानी की जगह भारत के अंदर सीमा विस्तार, अपनी कंपनी का विस्तार करने की उसका भी प्रयास किया, और इसके तहत उसने 1510 में गोवा को बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से उसने जीत लिया, जो बाद में 1530 में इनकी राजधानी भी रहा पुर्तगालियों की। इसके बाद अन्य जो प्रमुख गवर्नर पुर्तगालियों में रहा वो 1560 में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा रहा। उसके समय फ्रांसिस्को जेवर एक ईसाई संत आया था, जिसने गोवा में ईसाई धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। पुर्तगालियों ने जो कंपनी बनाई थी व्यापार करने के लिए, उसका नाम था इस्तादो द इंडिया। इस्तादो द इंडिया ये प्रमुख कंपनी थी जो बनाई गई थी, और इन्होंने कुछ व्यवस्था भी लागू की थी, जिसमें एक व्यवस्था थी इनकी कार्टरज एक परमिट था, जिसमें जो समुद्र तट से अगर पुर्तगालियों के अलावा दूसरा जहाज गुजरता था तो उनको पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी, तभी वो गुजर सकता था, अन्यथा उसको लूट लेते थे। इसे कार्टरज कहते थे, कार्टरज या परमिट। और इसके बदले में वो पुर्तगाली समुद्र तट का एक कर लेते थे, और ये कर मुगलों को भी देना पड़ा, अकबर को भी सुरक्षा कर देना पड़ा था। जो पुर्तगाली मुख्यतः भारत आए थे, उनका मुख्य उद्देश्य था लाल मिर्च, काली मिर्च, तम्बाकू जैसे मसाले, मतलब मसाले प्राप्त करना, लाल काली मिर्च मसाले प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था। लेकिन यहाँ आने के बाद उनकी जो कट्टर धार्मिक नीति थी, उसके कारण 17वीं सदी में आते हुए उनका पतन आरंभ हो गया। कट्टर धार्मिक नीति, ज़बरदस्ती ईसाई बनाने के कारण, और पुर्तगाल पर 1580 में स्पेन का नियंत्रण हो गया। इससे राष्ट्रवादी भावना का लोप हो गया। स्पेनी जहाज़ी बेड़े को 1588 आर्मेडा के युद्ध में इंग्लैंड ने हरा दिया, उससे उसकी शक्ति कमज़ोर हो गई, इसलिए इसके बाद धीरे धीरे पुर्तगालियों का पतन आरंभ हो गया। उसकी जगह डचों का साम्राज्य भारत में 17वीं सदी में स्थापित होना आरंभ हो गया। लेकिन पतन से पहले पुर्तगालियों ने भारत को बहुत कुछ देन दी, जो निम्न है, जैसे लाल मिर्च की खेती, काली मिर्च और तम्बाकू खेती। लाल मिर्च और तम्बाकू जो खेती है वो पुर्तगालियों की देन है। इसके अलावा जहाज निर्माण है, प्रिंटिंग प्रेस है। प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पहली बार पुर्तगाली भारत लेकर आए थे। इसके अलावा बंगाल में उगली में फैक्ट्री भी स्थापित की, और पांडिचेरी पे भी 1793 में नियंत्रण किया, जिसका बाद में इनके साम्राज्य को डचों ने नष्ट कर दिया, और 17वीं सदी में प्रमुख शक्ति डच हो गई, जिसको हम अगले अध्याय में कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।